नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज बड़ी बहस का विषय है महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध। चूंकि महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध हमेशा से ही एक बहुत बड़ी समस्या रहे हैं और लगातार इस मसले पर समाज में काम करने की सलाहें दी जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग के सदस्य मीना कुमारी का यह मानना है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का एक बड़ा कारण मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना है। दरअसल मीना कुमारी अलीगढ़ पहुंची थी और यहां पर उन्होंने बयान दिया कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध पर समाज को खुद गंभीर होना पड़ेगा। ये तो सही है, ऐसे मामलों में मोबाइल एक बड़ी समस्या है, यहां तक भी सही है। लेकिन लड़कियां घंटों मोबाइल पर बात करती हैं, लड़कों के साथ उठती बैठती हैं, ये बात मीना कुमारी ने कही। और उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियों के मोबाइल चेक नहीं किए जाते, घर वालों को ये पता नहीं होता कि मोबाइल से बात करते करते लड़कों के साथ वो भाग जाती हैं। अब मीना कुमारी ने अपील ये भी कर दी कि लड़कियों को मोबाइल ना दें और अगर मोबाइल दें तो उनकी पूरी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि इसमें मां की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और आज अगर बेटियां बिगड़ रही हैं तो इसके लिए उनकी माएं जिम्मेदार हैं। तो बड़ी बहस की शुरुआत करने से पहले आइए आपको सुनवाते हैं मीना कुमारी का क्या कुछ कहना है और उसके रिएक्शन में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए। समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी, अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियां मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी। कमाल महिलाओं के सदस्य का भाई पूरा वर्ल्ड, पूरा हिंदुस्तान जहां वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, बच्चियों को आगे बढ़ाने की, उनको पैर पे खड़े होने की बात कर रहा है, वहीं वो कह रही हैं अगर लड़कियां लड़कों से फोन पे बात करेंगी तो बात करते भाग जाएंगी। अगर कोई लड़का बच्ची के साथ अन्याय करता है तो क्यों सरकार का रोमियो स्कट क्या करेगा? शक्ति मिशन किस लिए बनाया आपने? ये पिंक बूथ क्यों बनाया? इसके मतलब सरकार महिला सुरक्षा से भागना चाहती है, महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके माँ बाप पे डालना चाहती है। कमाल की सरकार है भाई। इससे ज्यादा चिंता की बात उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नहीं हो सकती और इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नहीं हो सकती कि वो महिला सुरक्षा से अपना हाथ खींच के उनकी जिम्मेदारी उनके माँ बाप पे डालना चाहती है। तो मीना कुमारी का बयान भी आपने सुना और उसके बाद आपने सुना कि उस पर रिएक्शन किस तरीके से सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की तरफ से दिया गया। लेकिन सवाल वाकई में जो बयान दिया गया मीना कुमारी की तरफ से उसके बाद उठने थे और वो सवाल उठ रहे हैं। तो महिला आयोग की सदस्य हैं, ऊपर से अगर फोन के इस्तेमाल से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, ये बात वो कह रही थी। यहां तक तो ठीक है कि फोन का इस्तेमाल अगर सही तरीके से ना हो तो बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन ये कहना कि इसके लिए जिम्मेदार उनके माता पिता हैं, ये कहना कि महिलाओं को मोबाइल फोन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, लड़कियां अगर फोन इस्तेमाल कर रही हैं तो उसकी मॉनिटरिंग करें, उसको चेक करते रहें, इस तरह की बातों को कहते हुए उन्होंने एक विवाद को जरूर यहां पर जन्म दे दिया। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि उस पर जो राजनीति है वो भी हो रही है और साफ तौर पर इसको अब सरकार के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा से विमुख होना चाहती है, उससे भागना चाहती है और इसलिए ये जो जिम्मेदारी है वो माता पिता के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये बयान अब राज्य महिला आयोग के सदस्य मीना कुमारी की तरफ से दिया गया था, लेकिन सवाल इसके साथ कई हैं। सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आपने देखा है कि व्यापक चर्चाएं होती रही हैं। जब भी महिलाओं की सुरक्षा को या फिर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर के चर्चा होती है तो मोबाइल फोन उसके साथ जरूर जुड़ता है, लेकिन मोबाइल फोन से बहुत सारी सिक्योरिटी भी महिलाओं की सुनिश्चित होती हैं। कई तरह के ऐप जो कि खुद आपने देखा है कि राज्य सरकारों के द्वारा अलग अलग प्रदेशों के अंदर जारी किए गए हैं, जिसमें महिलाएं अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवाती हैं। एक नंबर डायल करने से महिलाओं तक पुलिस की सुरक्षा तुरंत पहुंचती है। ये तमाम ऐसे उपयोग हैं जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन अब महिलाएं मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और खासतौर से चूंकि उनका इशारा लड़कियों की तरफ था कि लड़कियां मोबाइल फोन पर घंटों बात करती हैं और उसके बाद फिर वो लड़कों के साथ भाग जाती हैं। अगर इस तरीके की बात को महिला आयोग के सदस्य कह रही हैं और ये कह रही हैं कि इसमें उनकी जिम्मेदारी माओं की ज्यादा होती है, यानी कि सीधे तौर पर माताएं जिम्मेदार हैं अगर वो मॉनिटरिंग नहीं कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक बेतुका बयान था। और जो बयान उन्होंने दिया, जिस संदर्भ में उन्होंने इस बयान को दिया, उसके बाद उस पर जो रिएक्शन आने थे वो आप सुन रहे हैं। अनुराग भदौरिया की तरफ से भी इस पर सख्त ऐतराज जताते हुए यह बात कही गई कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को भी यह दर्शाता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है। अब सवाल इस बात का है कि महिलाओं का अपमान आखिर क्यों होता है? इस तरह की घटनाओं में जो संजीदगी होनी चाहिए या सुरक्षा से अगर जुड़ी हुई किसी विषय पर कोई बातचीत हो रही है, विमर्श हो रहा है, तो फिर उसमें संजीदगी जो होनी चाहिए, बोलने से पहले
जिन बयानों को 100 बार सोचना चाहिए, उस बयान को इतनी आसानी से इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से अगर दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी आलोचना होनी है और वो आलोचना हो रही है। अब लड़कियों को मोबाइल देना अपराध की वजह है, ये बात मीना कुमारी कह रही हैं कि लड़कियों को मोबाइल ना दें, ये बात मीना कुमारी कह रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो तमाम तरह की योजनाएं सरकार ने चलाई हैं महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई, उसमें बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसमें मोबाइल फोन की आवश्यकता महिलाओं को विषम परिस्थितियों में पड़ती है। और ऐसे में अगर मोबाइल फोन ही महिला के हाथ में ना हो तो फिर ये बेतुका बयान जरूर कहा जाएगा। और इस बयान को मीना कुमारी ने क्यों दिया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जो कारण उसके पीछे गिनाए गए वो भी कहीं ना कहीं कई बड़े सवालों को खड़ा करते हैं। और एक नई बहस अब ये छिड़ गई है कि आखिर मीना कुमारी के इस बयान के मायने हैं क्या, क्योंकि राज्य महिला आयोग के सदस्य हैं मीना कुमारी। और अगर महिला आयोग की सदस्य की तरफ से इस तरह की बात कही जा रही है तो निश्चित तौर पर सवाल उठने लाजमी हैं। अलीगढ़ पहुंची हुई थी, आपको बता दें, राज्य महिला आयोग के सदस्य मीना कुमारी, जहां पर चर्चा महिला सुरक्षा को लेकर हो रही थी। और फिर चर्चा महिला सुरक्षा से होते हुए फोन तक आती है और फिर महिलाओं को फोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए या नहीं करने देना चाहिए। अगर आप दे रहे हैं अपनी लड़कियों के हाथ में मोबाइल तो फिर आप उसकी मॉनिटरिंग करते रहें कि वो किससे बात कर रही है, किसके संपर्क में है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ये तमाम ऐसी बातें जो उन्होंने इसके साथ जोड़ी और ये तक कह दिया कि मोबाइल या तो दे ही ना, और अगर दे रहे हैं तो फिर उसकी मॉनिटरिंग करते रहें। निश्चित तौर पर यहाँ से ही सवाल उठे हैं। अब यूपी महिला आयोग के सदस्य की तरफ से जो बयान दिया गया है वाकई में कई प्रश्नों को अपने साथ लेकर के आया है। और अब एक बार फिर से महिला सुरक्षा को लेकर के एक नई बहस इस समय यह है कि आखिर क्या महिलाओं को मोबाइल फोन से दूर रखना चाहिए, क्या वाकई में लड़कियों को मोबाइल फोन देते समय उसकी मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। जिम्मेदारी इसमें सबसे बड़ी माता पिताओं की ही हो जाती है, ये बात भी महिला आयोग के सदस्य की तरफ से कही गई है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि महिला आयोग के सदस्य की तरफ से जो बयान दिया गया है उसके बाद खड़े हो रहे हैं। और अब जो सवाल हैं वो अपने आप में बेहद बड़े इसलिए भी हैं क्योंकि महिला सुरक्षा इस समय सबसे प्राथमिक विषय है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हमेशा बहस रही है और अब अगर महिला आयोग के सदस्य इस बात को कह रही हैं तो निश्चित तौर पर ये सवाल यहीं से उठ रहे हैं। और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं। शुचि विश्वास जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। शुचि विश्वास जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। शबनम पांडे जी हमारे साथ आज जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। शबनम पांडे जी, आपका भी स्वागत है। जिया मंजरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जिया मंजरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मीना कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सदस्य हैं महिला आयोग की। मीना कुमारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मीना जी, आज चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, बयान के मायने क्या समझे जाएं, क्योंकि जो बात आपकी तरफ से कही गई उसके बाद उस पर बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि अगर महिलाओं को मोबाइल फोन की आप इजाजत ही नहीं देंगे तो फिर बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो उससे संबंध हैं आप कैसे उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और आपके बयान के मायने क्या है ये मैं आपसे ही समझूंगा। मीना कुमारी जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। ये जो बयान दिया गया है ये तोड़ मड़ोड़ के किया है, ये मेरा भाव नहीं था। मेरा ये भाव नहीं था। मेरा ये था कि नाबालिग लड़की और नाबालिग लड़का को जो मोबाइल हो तो माँ बापों को उसकी निगाह रखना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि मोबाइल नहीं दिया जाए। और दूसरा ये है, यदि मेरी किसी बात से किसी को आहत हुआ है, किसी को परेशानी हुई है तो मैं अपनी बात को वापस लेती हूँ। मैंने कभी महिलाओं की सुरक्षा में कमी नहीं छोड़ी है, मैंने सेवा करती हूँ मैं बहुत। नहीं मीना कुमारी जी, निश्चित तौर पर आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आवाज उठाती रही हैं और इसीलिए आज आप राज्य महिला आयोग की सदस्य भी हैं। लेकिन मीना जी, फिर आप मुझे बताएं कि आपकी तरफ से एग्जैक्टली क्या कहा गया था, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके बयान के या तो मायने समझ में नहीं आए या उसको तोड़ मरोड़ कर सामने रखा गया। तो आपने क्या कहा था, खासतौर से महिलाओं को लेकर के और मोबाइल को लेकर के आपके द्वारा क्या कहा गया था, मैं आपसे ही सुनना चाहूंगा। मीना जी बताएं क्या कहा था आपने। उसी जन सुनवाई में एक माँ आई थी और वो रो रही थी। वो कह रही थी मेरी बेटी चली गई है। मैंने कहा बताओ तुम्हारी बेटी किस कारण गई है, तो उसने कहा मुझसे कि मेरी बेटी मोबाइल के कारण गई है, क्योंकि मैं सुबह से शाम काम करने चली जाती हूँ और मैं जब लौट के आई हूँ तो मेरी बेटी एक जाटव लड़के के साथ, हरिजन की लड़की थी, उसके साथ चली गई है और उसने उसके साथ शादी भी कर ली है। तो मैंने उसको बोला
मैंने कहा मैं तेरी पूरी वो करूंगी। उसी समय मैंने सीओ खैर से बात करी, एसओ से बात करी और मैंने सख्ती के साथ ये कहा कि वो लड़की वापस आए और उसके बयान कराए दिए जाए। और मेरा कोई ऐसा भाव नहीं है कि मोबाइल ना दिया जाए। मैं अब भी कह रही हूँ, यदि किसी को ये गलत लगा है, बुरा लगा है, तो मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। चलिए ठीक है मीना जी, आप मान रही हैं और उस चैनल पर बैठकर आप इस बात को कह रही हैं कि अगर किसी को आहत हुआ है या किसी को बुरा लग रहा है तो फिर आप अपने बयान पर खेद भी प्रकट कर रही हैं। चलिए ठीक है, आपने इस बात को कह दिया, लेकिन महिलाओं को मोबाइल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या जिस भी कंटेक्स्ट में आपने इस बात को कहा मीना जी, उसी पर थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं। ठीक है मीना जी, मैं आपकी बात को समझ गया, आपकी बात का सार समझ गया मैं। शबनम जी, मैं आपके पास आता हूं। मीना जी की बात को आपने सुन लिया, महिलाओं को मोबाइल मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये भी एक चर्चा का विषय है। दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि वाकई में मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण है महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध का? कि मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर साइंस इन्वेंशन करता है और इन्वेंशन करने के बाद हमारे ह्यूमन की जो है रिसोर्सेज बढ़ती हैं, हमारी सुविधाएं बढ़ती हैं, हमें समस्याओं का निदान मिलता है, तो निश्चित तौर पे उसकी उपयोगिता को ज्यादा समझा जाना चाहिए। और हर अच्छी चीज के साथ कुछ ना कुछ बुरी चीज होती है। निश्चित तौर पे मैं मानती हूँ, जब मोबाइल आया, इंटरनेट आया, तो साइबर क्राइम हुआ और साइबर क्राइम उसका एक पार्ट होता है। लेकिन इसके साथ साथ इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि मानवता के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, क्योंकि जब मोबाइल फोन आया तो मोबाइल फोन से महिलाओं के, अगर हम विशेषकर महिलाओं के देखा जाए तो महिलाओं को सशक्त किया है इसने। जबकि अगर हम देखें तो जीएसएमए के जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं कम मोबाइल इस्तेमाल करती हैं या मोबाइल ओनर कम महिलाएं हैं। इंटरनेट में भी, और वो भी इंडिया में देखा जाए तो 28%, 2020 का आंकड़ा है, 28% महिलाएं कम मोबाइल इस्तेमाल करती हैं और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या 56% है। और सरकार के एफर्ट से लगातार ये जो संख्या है बढ़ती चली जा रही है। और आज हमारे देश में और हमारे प्रदेश में मोबाइल इस्तेमाल करने वाली और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली महिलाएं सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे सशक्त हुई हैं। सरकार ने अगर हेल्पलाइन नंबर 1090 181 महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिया है, तो साथ साथ उनको उद्यमी बनाने के लिए, उन्हें स्वरोजगार देने के लिए कई ऐप भी खोले हैं, जिसमें उद्यम साथी ऐप देखा जाए। और तमाम ऐसी सुविधाएं सरकार ने मोबाइल के जरिए उसका मैसेज देके जनता को जागरूक भी किया है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देखिए कि आज अगर कोरोना के प्रति जागरूकता दी गई है तो मोबाइल के हर रिंगटोन के साथ वो मैसेज दिया जाता है। तो ये कहना कि जो साइंस की डिस्कवरीज हैं वो हमें नुकसान पहुंचाती है, तो मैं इसे सरासर गलत कहूंगी। और 2021 की महिलाएं विशेषकर ऐसी बातें ना करें। हालांकि हमारे महिला आयोग की सदस्य ने खंडन किया है, उन्होंने इस बात को साफ तौर पे बताया कि उसकी माता ने इस तरह की बात बोली है, पर उन्होंने उनकी बेटी को खोज निकालने की बात कही है। उस पर उन्होंने अपनी बात से कहा है कि किसी को अगर बुरा लगा, लेकिन अगर कोई भी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, अगर इस तरह की टिप्पणी करता है, जिस देश में हम रहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं। शबनम जी देखिए, मीना जी को आज साथ में जोड़ने का हमारा उद्देश्य यही था, एक तो महिला की सुरक्षा के ऊपर चर्चा हो जाए, मोबाइल फोन उपयोगी है नहीं है या उसका इस्तेमाल कैसे हो, इस पर भी चर्चा हो जाए। आज डिस्कशन में भी सारी महिलाएं हैं और इसलिए मीना जी ने बहुत स्पेसिफिकली बता दिया और उन्होंने तो ये भी कह दिया आहत हो रहे हैं, अगर लग रहा है कि ये बयान गलत है तो वो उसका खंडन भी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उससे वापस लेती हूँ, ये उन्होंने एक बड़ी बात कही है शबनम जी। और मुझे लग रहा है कि चर्चा यहां से थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया, पहले अपने दर्शकों को वो सुना देते हैं, फिर चर्चा में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप सभी को नमस्कार, मैं सुषमा सिंह, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश। आयोग की माननीय सदस्य मीना कुमारी जी द्वारा एक टिप्पणी की गई थी, बच्चियों को मोबाइल न देने की सलाह दी गई थी। इस प्रकार की टिप्पणी का उत्तर प्रदेश महिला आयोग समर्थन नहीं करता है, यह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पर आयोग इस प्रकार की टिप्पणी का बिल्कुल समर्थन नहीं करता।
चलिए, आयोग भी इसका समर्थन नहीं करता और मीना जी हमारे साथ खुद जुड़ी हुई हैं, उन्होंने खुद भी कह दिया कि वो इस तरीके की बातों का कहने का मतलब ये नहीं था और फिर भी अगर लोग आहत हुए हैं तो उस पर वो अपना खेद प्रकट कर रही हैं। अब मैं शुचि जी आपके पास आता हूं। शुचि जी, एक तो मीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने किस कंटेक्स्ट में इस बात को कहा था, लेकिन मोबाइल फोन को लेकर के हम लोग अक्सर देखते हैं और ऐसा नहीं है कि पहली बार मोबाइल फोन को लेकर के इस तरीके की एक बहस है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में महिलाओं की सुरक्षा की जब बात हो रही है तो उसमें मोबाइल फोन कहीं ना कहीं अपराध के पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है? और मीना जी ने जो बात कही या जिस भी कंटेक्स्ट में उन्होंने कही उसको आप कैसे देखती हैं शुचि जी? देखिए, उन्होंने खंडन किया, इसका मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन बयान ये दुखद है और ये ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह बयान भी एक स्त्री के द्वारा आया है और वो जो सार्वजनिक जीवन में है और तो स्वयं महिलाओं को सशक्त करने वाली संस्था की सदस्य है, तो इसलिए ये बयान अति महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि बयान वीर लोगों की पार्टी है, कुछ दिन पहले ही लिखा था कि भाई कोरोना एक प्राणी है और अगर फटी हुई जीन्स पहनते हैं तो उसके क्या ड्रॉबैक, किसी के नीति और नैतिकता का निर्धारण उसकी ड्रेस कैसे होगा। तो पैट्रियार्की सोसाइटी और पैट्रियार्की सोसाइटी को जो सशक्त संगठन लेकर चलता है वो सत्ता में, तो बयानों पर नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि ये महिला द्वारा दिया गया है। तो सार्वजनिक जीवन में ऐसे बयानों से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि अगर बात साइंस टेक्नोलॉजी या गैजेट्स की है तो जितना वो हमारे लिए, या हम अभी हमारी शबनम पांडे जी ने भी साइबर का उदाहरण दिया, बहुत मैं उसका भी समर्थन करती हूँ। ये वो चीजें हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग कर रही हैं और कोई भी चीज जो हमारी स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है, नो डाउट उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते और ये समाज की और परिवार दोनों की जिम्मेदारी है कि उसका एक बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि अगर इसको हम सिर्फ और सिर्फ गलतियों से जोड़कर कहेंगे तो हम समाज को क्या संदेश देंगे। फिर मुझे एनसीआरबी के डेटा पर जाना पड़ेगा, अपहरण, बलात्कार और दलित महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के आंकड़ों को प्रदर्शित करना पड़ेगा, क्योंकि वह सरकार जो यह संदेश देती है कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो पिछली सरकार ने तो लैपटॉप दिए थे, इस सरकार ने तो फोन भी नहीं दिए हैं। अब अगर उन बेटियों को उन फोन को इस्तेमाल करने का भी अधिकार नहीं दिया जाएगा तो इस प्रवृत्ति और इस सोच मैं संघ की मानसिकता से जोड़ती हूँ, जिनका कोई वॉलंटियर विमेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक राष्ट्रीय सेविका समिति भी है, लेकिन कहीं भी पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग में या रियल पॉलिटिक्स में उससे जुड़ी हुई महिलाओं का कोई योगदान नहीं है। तो वो दल जो सत्ता में है उसके लिए महिलाओं की उपयोगिता सिर्फ इतनी है कि टीका लगाना है, आरती उतारनी है, माला पहनाना है। तो आज समाज एक प्रोग्रेसिव दिशा में जा रहा है, तो ऐसे बयान सत्तारूढ़ दल से जब जुड़े होते हैं तो उनकी मनोदशा पर, उनकी वास्तविक स्थिति पर और उनके बयानों पर कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न होता है कि क्या वाकई वो अपनी प्रवृत्ति और आधी आबादी के प्रति अपने नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन शुचि जी, आप लोग सब लोग देखिए आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं सब लोग कहीं ना कहीं महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है और आप लोगों की अपनी खुद की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी, आप लोग बहुत कुछ योगदान दे रहे हैं। लेकिन हाँ, उस पर और चर्चा हो सकती है कि इसको और बेहतर कैसे बनाए। हाँ, टीका लगाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। जिया मंजरी जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते चूंकि आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुझे ये बताइए कि एक तो ये बयान और दूसरा ये मोबाइल फोन हमेशा जब जुड़ता है सुरक्षा के साथ, आप इसको कैसे देखती हैं और आपको लगता है कि क्या इस तरीके से कोई स्टेटमेंट की कभी जगह हो सकती है? और इसके अलावा भी, इससे ऊपर उठते हुए भी, क्या वाकई में मोबाइल फोन से हो सकता है कि हाँ खतरा कहीं पैदा हो जाता हो सुरक्षा को? जिया जी, देखिए, मैं कई अच्छी फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ, जैसे कि बेटी बचाओ फाउंडेशन और लाडली फाउंडेशन। इसके साथ में मैं महिला अध्यक्षा हूँ अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा की। उसके मैं ये सब देख रही हूँ और मुझे बड़े विचित्र प्रकार का अनुभव हो रहा है, जिस प्रकार से अभी बोला गया कि संघ की विचारधारा, मैं यहाँ पे बोलूंगी संघ की विचारधारा से ही सुषमा स्वराज थी, संघ की विचारधारा से ही हमारे आज की स्मृति ईरानी जी हैं। वो क्या नहीं है, एक महिला सशक्तिकरण का एक संपूर्ण विवरण है उनके जीवन के अंदर। आप कैसे संघ की राजनीति के लिए और इस प्रकार से टिप्पणी कर सकती हैं? दूसरी बात कि संघ सिर्फ संस्कार सिखाता है, संघ जो है वो भारतीय संस्कृति को प्रमोट करता है, ना कि वो ये कहता है कि आप घूंघट ओढ़े या बुर्का बांध करके बिल्कुल नकाब में घूमें। संघ इन सभी प्रकार की टिप्पणियों के खिलाफ है, पहला। दूसरा बात कि मोबाइल का उपयोग यदि मैं बात करूं तो मैं स्वयं आईटी में 13 साल काम कर चुकी हूं। मैं हर प्रकार के आधुनिकरण, जीवन के आधुनिकरण को बढ़ावा देती हूं। महिलाओं को आधुनिकरण के साथ जीना चाहिए, उनको हर प्रकार के आधुनिक संयंत्रों के साथ
काम करने देना चाहिए, जिससे वो आधुनिक महिला सशक्तिकरण के सही प्रारूप में दिखें। हमारी महिला सशक्तिकरण को वो वैश्विक पटल के ऊपर दिखाएं। और ये इस प्रकार की बातें जो बोली जा रही हैं कि संघ या फिर बीजेपी है, मैं कहती हूँ कि कौन सी पार्टी आज की डेट में महिला सशक्तिकरण का वास्तविक रूप दिखा रही है? हर जगह महिलाओं का शोषण हो रहा है। जब आप बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, तो आप बोलेंगे कि सिंदूर लगाना है तो वो आपके ऊपर ऑपरेशन हो जाता है। जब आप कहेंगे बुर्का पहनना है तो वो ऑपरेशन नहीं, चॉइस हो जाता है। एवरीथिंग इज पैट्रियार्की। If you are talking about patriarchy, you have to understand the meaning of patriarchy. You have to understand the meaning of operation. You have to understand the meaning of opposing something on a woman. So आप ऐसे इस प्रकार की टिप्पणी अगर आप जैसी सशक्त महिलाएं करेंगी तो बहुत ही दुखद है इस प्रकार की बात करना। यहाँ महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, यहाँ किसी भी पार्टी की या किसी भी और संघ की या दल की बात नहीं हो रही है। तो मैं इस टिप्पणी के बिल्कुल खिलाफ हूँ जो अभी की गई है जी। और रही बात कि आपने बोला कि मोबाइल का यूज, जी डेफिनेटली जब भी आप क्राइम से रिलेटेड कोई भी बात करें तो मोबाइल एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। चाहे किसी का कत्ल करने से हो, चाहे भाग जाने से हो, मोबाइल लोकेशन ट्रेसिंग से हो, चाहे मैसेंजर या मैसेज यूज करने से हो। देयर आर सो मेनी एप्स। कितने एप्स हैं जिसके अंदर ट्रेसिंग नहीं होती है, जिसके थ्रू यदि कोई साइबर सिक्योरिटी में काम करता होगा तो वो भली भांति मेरी बातों को समझ सकेगा कि कई सारी एप्स ऐसी होती हैं जिसमें बच्चियों की बातें माँ बाप चाहे तो भी ट्रेस नहीं कर सकते। आप देखिए कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो भी अभिभावक अपने बच्चों को, बच्चियों को नहीं बोल रही हूँ, बच्चों को मोबाइल देते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनका बच्चा मोबाइल पे क्या कर रहा है। क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज बन चुका है आज कि जहाँ पे हम अच्छी से अच्छी बातें पढ़ते हैं, देखते हैं और बुरी से बुरी। जिया जी, आपने बहुत बड़ी बात कही। मैं इसी विषय पर आने वाला था। एक बड़ी बारीक सी लाइन है। एक तो जब भी हम ये कहेंगे कि हमको ये वॉच करना चाहिए कि हमने मोबाइल फोन दिया है, उसमें हमारा बच्चा या बच्ची उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको फिर कुछ लोग निजता के साथ जोड़ने लगते हैं कि ये उसकी अपनी प्राइवेसी भी हो सकती है। लेकिन पेरेंट्स के साथ भी क्या प्राइवेसी, या वो बारीक लाइन को हम कैसे समझें, इसको कैसे हम डील करें, थोड़ा इसको भी समझाएं फिर। जिया मंजरी जी। देखिए, गवर्नमेंट को इस प्रकार की नीतियां लानी चाहिए और कुछ ऐप में ऐसा कुछ होना चाहिए फोन में जिसके अंदर कि अगर पेरेंट्स या अभिभावक इस मेजरमेंट को सेट कर सकें कि जिसमें कि किस आयु का बच्चा उस फोन को यूज कर रहा है, उसमें कुछ ऐसी सिक्योरिटी रीजंस आए कि आप देखिए कि अभी बहुत सारी साइट्स भारत में बैन है जी। बहुत सारी एडल्ट साइट्स भी बैन है। तो उस प्रकार की चीजें ऐसी आईटी डिपार्टमेंट को या आईटी मिनिस्ट्री को करनी चाहिए जिसके अंदर के अभिभावक अपने बच्चों की एज अनुसार उसके अंदर बैन कर सकें या फिर उसको रोका जा सके कि वो एक्सेस ना कर पाए। तो इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। इसको कहते हैं कंटेंट फिल्टरिंग। तो कंटेंट फिल्टरिंग के थ्रू आप इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं जिसमें कि आप कंटेंट डिजाइन करें इस प्रकार का कि कौन से एज का बच्चा या कौन से वृद्धों के लिए क्या हो सकता है या युवाओं के लिए क्या यूसेज हो सकता है या बच्चों के लिए इस प्रकार का ही यूसेज हो सकता है कि 5 से बिलो इस बच्चा जो है वो इस प्रकार का कंटेंट देखेगा, या फिर 6 साल से लेकर के 13 साल का बच्चा इस प्रकार का कंटेंट देख सकता है, 14 साल से लेकर के 18 साल का बच्चा इस प्रकार का कंटेंट देख सकता है, 19 से या 21 से अब इस प्रकार का कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रकार की नीतियां लाई जा सकती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, इस पर मैं शबनम जी से रिएक्शन लूंगा। लेकिन मीना जी, अभी हम लोग राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष का भी स्टेटमेंट सुन रहे थे। उन्होंने भी ये कहा कि महिला आयोग का आपके स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं, आपका अपना खुद का व्यक्तिगत बयान हो सकता है और आपने उस पर खेद भी प्रकट किया। लेकिन मीना जी, चूंकि यहाँ पर ये बात उठी और ये कहा गया कि आप लोग चूंकि सार्वजनिक जीवन में हो और आप तो एक बहुत मुखर हैं, चेहरा हैं और आप तो उसको रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, कम से कम आप लोगों को इस तरीके के बयान से या कहने से पहले बहुत दूरी बनानी चाहिए या बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। मीना जी, क्या एक गलत मैसेज चला गया आपको उस स्टेटमेंट से? हाँ जी, नहीं, मेरा अंजनी जी कह रही थी कि परिवार को अपने बच्चों को देखना चाहिए जैसे छोटे नाबालिग बालक हैं। वही मेरा भाव था, जो नाबालिग हैं, लड़की हैं या लड़का है, अपने उनको देखना चाहिए बस। मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मोबाइल नहीं दिया जाए। आप देख रहे हैं बिल्कुल, मैं अब भी कह रही हूँ मोबाइल बहुत अच्छी भी चीज़ है, गलत भी है, लेकिन इसको दोनों चीज़ों को उपयोग करने के
लिए भी ये देखा जाए कि कैसे हमारा बच्चा इसको यूज कर रहा है। मेरा भाव ये था और कोई भाव नहीं था मेरा। शबनम, और सरकार, जी मीना जी कंप्लीट करें। सरकार बहुत महिलाओं के उसके लिए काम कर रही है और काफी सुरक्षा के लिए भी काम कर रही है और हम लोग भी बहुत काम करते हैं और मेरी उपाध्यक्ष बहुत काम करती हैं, मैं उनका भी समर्थन करती हूँ, सुषमा जी का भी। लेकिन मीना जी आपकी तरफ से ये बात भी आपकी तरफ से कही गई मीना जी, लड़कियां हैं कि लड़कियां फोन पर बात करती रहती हैं और उसके बाद में वो लड़कियां भाग जाती हैं लड़कों के साथ में। इस तरीके का बयान क्या आपको लगता है कि देना चाहिए आपको, और अगर आपने दिया तो आपको नहीं लगता कि ये गलत मैसेज गया, एक संदेश गया? मीना कुमारी जी, मैं सुनिए, ये मैंने उसकी लड़की की माँ का बयान रिपीट किया। उसकी माँ ने मुझे बताया ये चीज। अब वो कर लिया मेरा बयान, लेकिन माँ का बयान था उसकी का, लड़की की माँ का बयान था ये। क्या पहले मोबाइल पे बात करी और फिर भाग गई? मेरा बयान नहीं था ये तो उसमें जोड़ दिया मेरा बयान। ठीक है, हाँ, चलिए जोड़ दिया। ठीक है, चलिए और मैं तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए रात दिन काम करती हूँ। ठीक है, आप करते रहे काम करते रहे, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि मीना जी अब आज आपके लिए भी एक सबक हो गया है कि कम से कम बहुत सोच समझ करके और देखें कि क्या कह रहे हैं। शबनम जी, मैं चाह रहा हूँ शुचि जी ने जो बात कही और जिया जी ने भी जो सुझाव दिए, थोड़ा उस पर रिएक्ट करें। चलो ठीक है। देखिए, सुचि जी ने जिस तरीके से इस पे राजनीतिक बयान दिया, राजनीतिक दावपेच खेलना चाहा, ये निश्चित तौर पे एक महिला राजनीतिज्ञ होके हम सभी को इन सब से बचना होगा। हम कभी कहें कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा, कांग्रेस पार्टी के इस नेता ने ये बयान दिया, उसने ये बयान दिया, तो ऐसे समय पे ये कहने भर से ही कहीं ना कहीं हम महिलाओं के प्रति असम्मान का भाव प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हम सशक्त हैं इसलिए हम आपस में राजनीति करने लगे इस मुद्दे पे। ये अशोभनीय है। राजनीति के बहुत मुद्दे हो सकते हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहली बार ही लाल किले से ये बात कहा था कि हमें अपने लड़कों को भी घर आने पर समय पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार ही इस बात पे कंसर्न शो किया था। तो कहीं ना कहीं जो समाज की मानसिकता है बच्चियों और बच्चों के लिए अलग अलग, ये हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसका दंश झेलते हैं। और ये एक दिन का नहीं है। जिस देश में 26 साल पहले मोबाइल आया हो, इंटरनेट 1995 में आया हो, और उसके बाद भी महिलाएं आज पिछड़ी हैं और अब वो तेजी से आगे आ रही हैं, तो ये जानना पड़ेगा कि क्यों हमने महिलाओं को इतने लंबे समय तक मोबाइल से पीछे रखा, क्यों हम अन्य देशों से पीछे रहे। इस बात को जानना होगा और इस बात को समझना होगा कि हम क्राइम का आड़ लेके महिलाओं के अधिकार को क्यों छीनना चाहते हैं, केवल महिलाओं और बच्चों पे ही क्यों बात करना चाहते हैं। अगर महिला आयोग की सदस्य ने बच्चों की पेरेंटिंग को लेके बात की है तो निश्चित तौर पे ये संवेदनशील मामला है। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करते थे, तमाम लोगों की नजरें होती थी, पड़ोसियों से लोगों की इतनी अपनापन होता था कि पड़ोसी भी कान मेट देते थे बच्चों के और उनकी गलतियों पे उंगली उठाते थे। आज न्यूक्लियर फैमिली है, ये एक कंसर्न है सोसाइटी के लिए। जिस तरीके से रेप के आंकड़े हम गिनाने लगते हैं कि राजस्थान में इतना है, उत्तर प्रदेश में इतना है, कर्नाटक में इतना है और पंजाब में इतना है, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि कैसी मानसिकता वाले लोग हैं जो 3 साल की बच्ची का भी रेप कर लेते हैं और 60 साल की बुजुर्ग महिला का भी रेप कर लेते हैं। ये किसी पार्टी की संस्कृति नहीं हो सकती। ये किसी अगर संघ पे आरोप लगाते तो ये संघ की भी संस्कृति नहीं हो सकती, ये किसी परिवार की भी संस्कृति नहीं होती। ये मानसिकता जो है, इस मानसिकता को उखाड़ फेंकने के लिए हम जैसे सशक्त महिलाओं को आगे बढ़ना होगा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और आपस में एक दूसरे पे टिप्पणी करने से ज्यादा जरूरी है इस मसले को कैसे खत्म किया जाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या साइंटिफिक नजरिया रखने की बात करता है, कैसे आर्टिकल 14 और 15 हमें डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात करता है,
और हम कैसे धरातल पर एक साथ होकर, लेकिन शबनम जी देखिए, अब आप चूंकि पॉलिटिकली आप पॉलिटिकल शख्सियत भी हैं, इसलिए पॉलिटिक्स तो थोड़ी होनी ही है। अब चूंकि समाजवादी पार्टी भी यही बात कह रही है, कांग्रेस ने भी यही बात कही कि दरअसल फोकस नहीं है आप लोगों का। आप कह तो रहे हैं लेकिन फोकस नहीं है, और फोकस नहीं है तो इसलिए इस तरीके के स्टेटमेंट भले ही उनके अपने व्यक्तिगत हो या संस्था की तरफ से हो, लेकिन आप लोग फोकस नहीं है उस चीज के ऊपर, और इसलिए उस चीज को उन्होंने कोट करते हुए जोड़ा कि आप भले ही तमाम अभियान चला लें, योजनाएं चला लें, लेकिन महिला सुरक्षा प्राथमिकता की लिस्ट में नहीं है आपके, शबनम जी। इसलिए उसके साथ पॉलिटिक्स भी जोड़ा उन्होंने कि वो प्राथमिकता में नहीं है आप लोगों के। देखिए, अगर प्राथमिकता में नहीं होती तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों आता है? प्राथमिकता में नहीं होती तो मिशन शक्ति महिलाओं को आत्मसम्मान को बढ़ाने और स्वावलंबी बनाने के लिए क्यों किया जाता? प्राथमिकता में नहीं होता तो लंबे समय से 181 जो बैठा हुआ था शांति से, 181 को महिलाएं जानती भी नहीं थी, उसमें उन्होंने रेस्क्यू वैन के साथ काउंसलर्स, महिला पुलिस अधिकारी लगाकर उसको स्ट्रेंथन क्यों किया? अगर प्राथमिकता में नहीं होता तो कोख में पल रही बच्ची का जो भ्रूण हत्या होती थी उस पर लगाम लगा के सेक्स रेशियो को अच्छा क्यों नहीं किया होता? प्राथमिकता में नहीं होता तो कोख में जन्म ले रही बच्ची से लेके एक महिला की मृत्यु तक सरकार ने तमाम योजना करके उसको महिलाओं को सशक्त करने की बात क्यों नहीं की होती? अगर प्राथमिकता में नहीं होती तो एक बार मैं भी इस पे पॉलिटिक्स करके बताती हूँ कि 3 तलाक का दंश झेल रही महिलाओं में से सायरा बानो जब गई सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस का किया तो यही जो अपनी पार्टी का आज समर्थन कर रही है, इनकी पार्टी ने उनके मेंटेनेंस को पार्लियामेंट में ध्वस्त किया। ये कितनी शर्मनाक चीज थी जिसको कि हम एक काले इतिहास की तरह इसको लिखा गया, और उसी 3 तलाक का दंड झेल रही महिलाओं को आज हमारी पार्टी ने मजबूती से उससे छुटकारा दिलाया। चलिए शुचि जी, आप शुचि जी, जो छोटी बच्चियों चलिए आपने गिनवा दिया, उसमें 7 साल की सजा पाकर वो छुट्टी पा जाते थे, उसको कड़ाई से उस कानून को बदल और बेहतर होना चाहिए। शबनम जी देखिए, आपको भी इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे। शुचि विश्वास जी, अब आपका रिएक्शन। देखिए, अगर प्राथमिकता में होता तो 2:30 बजे रात को गैंग रेप पीड़िता को पेट्रोल डालकर फूंक न दिया गया होता और अंत तक सीएम को हटाया गया होता और परिवार से मिलने के लिए पुलिस में तैनात की होती। बाकी जो उदाहरण थे उसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे। जो मुख्य बातें निकल कर आई, पहले तो जिस उम्र की बच्ची को ताकीद थी वो 2 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल की नहीं थी। कंटेंट फिल्टरेशन का ऑप्शन बिल्कुल होता है, लेकिन ऐसे तो रेस्ट्रिक्शन मोड भी होता है और बहुत सारा गूगल का ऐसा भी एल्गोरिथम है जिससे पेरेंट्स अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर क्या जिस परिप्रेक्ष्य और जिस प्रकार के परिवार की बात हो रही है वहां की पेरेंटिंग और गार्जियंस उस कंटेंट फिल्टरेशन और रेस्ट्रिक्शन मोड को समझ सकते हैं? नहीं। जिन्हें हमें सबल करना है उन्हें हमें सशक्त करना पड़ेगा और मिशन शक्ति के नाम पर पोस्टर चिपकाना और धरातल पर उसको लागू करना। चलिए शुचि जी, मुझे आप फिर से आज की चर्चा में वापस लौटते हैं। चर्चा आज महिला सुरक्षा के साथ साथ क्या महिलाओं को फोन का इस्तेमाल करना चाहिए और महिलाओं के लिए फोन के इस्तेमाल से क्या अपराध बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, आज इस पर लगातार चर्चा जारी है। चर्चा में वापस लौटते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। शुचि जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहूंगा कंप्लीट करें। चलिए शुचि जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या है। जिया जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। जिया जी, जो कि शुचि जी भी इसी बात को कह रही थी, और खासतौर से जो बात महिला सुरक्षा की आती है तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी हम चाहें तो रोक सकते हैं, लेकिन मोबाइल फोन पर क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स को नजर रखना जरूरी है? और अगर मीना जी ने इसी कंटेक्स्ट में इस बात को कहा तो उस पर कोई इतनी हाय हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। आखिर शुरुआत तो घर से ही होनी है। माँ को ही सबसे पहले ख्याल रखना है या पिता को ही, या घर वालों को देखना है कि हाँ फोन का इस्तेमाल हो कैसे रहा है, या इससे इतर है आपकी सोच? जिया मंजरी जी। जी देखिए, इस प्रकार की टिप्पणी करना एक महिला द्वारा एक महिला के मोबाइल यूसेज पे डेफिनेटली आपत्तिजनक है और इस प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए सर्वप्रथम। दूसरी बात कि जैसे शुचि जी ने बोला कि उस प्रकार के जो उस स्तर के पेरेंट्स होते हैं क्या वे कंटेंट फिल्टरिंग यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आपको पता होगा जैसे इन्होंने बोला कि लैपटॉप वितरित किए गए, ठीक है, उसके अंदर भी कंटेंट फिल्टरिंग और हमने कंटेंट यूसेज के ऊपर या फिर कोई भी मोबाइल ऐप कोई भी वेबसाइट खोलने के ऊपर हमने, क्योंकि मैं आईटी में ही थी उस समय और मैं इस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, तो इस पे रोक लगाई गई। तो ऑफकोर्स ये काम हो सकता है, मोबाइल से भी हो सकता है। यदि आप जनता को जागरूक करेंगे
कि हाँ कुछ कंपनीज ऐसी यदि लॉन्च करें या फिर सरकार कोई ऐप ऐसी लॉन्च करे जिसको यदि पेरेंट डाउनलोड करके दे दे और उसके बाद में वो इस प्रकार की चीजें ना चल पाए, तो ये हो सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ ऑफकोर्स भी हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होने चाहिए जो इस प्रकार के काम करें। हम कब तक बाहर से चीजें खरीदते रहेंगे और इस्तेमाल करते रहेंगे। दूसरी बात पे हम आते हैं कि शक्ति मिशन, जी शक्ति मिशन के लिए जैसे शुचि जी ने बोला था, मैं उनकी बात को बोलती हूँ कि हाँ शक्ति मिशन के अंदर बिल्कुल आवश्यक है कार्य करना, क्योंकि देखिए शक्ति मिशन के अंदर मैंने उसको पूर्णतः पढ़ा और मैंने जाना कि आप बात करते हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की, या फिर आप उसके लेक्चर देते हैं। सिर्फ लेक्चर तो नहीं होगा, आपको लड़कियों को सिखाना पड़ेगा। मार्शल आर्ट का कोर्स भी यदि आप कहते हैं तो आप 1 महीने में 10 दिन में नहीं सिखा सकते उनको स्ट्रीट सर्वाइवल सिखाना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार की कैप्सूल प्रोग्राम्स उसमें ऐड होने चाहिए जिसके अंदर उनको स्ट्रीट सर्वाइवल सिखाया जाए, क्योंकि यदि चाहे कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, चाहे कितना ही टेक्नोसेवी व्यक्ति हो, यदि वो अपनी शारीरिक स्थिति को नहीं संभाल के रख सकता तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो शक्ति मिशन के ऊपर बिल्कुल मैं सुशी से इस बात पे सहमत हूँ कि इसमें और काम करने की आवश्यकता है। मिशन बहुत अच्छा है, किंतु उसके ऊपर यदि और अच्छी प्रकार से काम किया जाए तो ये अच्छे से निकल के आएगा। और मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो चाहे कुछ भी हो, लड़कियों को कभी भी किसी भी स्त्री को किसी भी प्रकार से रोकने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री ही वो है जो इस राष्ट्र का निर्माण करती है, वे ही जननी है जो योद्धाओं को जन्म देती है, वे ही ऐसी धर्म पत्नियां हुई हैं जिन्होंने जोहर किए हैं। और वही आज देखिए आप हर मिनिस्ट्री में कहीं ना कहीं आप जैसी हमारे जैसी सशक्त महिलाएं बैठी हुई हैं। तो जब भी महिलाओं की बात हो, मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी ना देते हुए मात्र और मात्र आप महिला सशक्तिकरण की बात करें। आप एक नहीं जिया जी से मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप लोग खुद ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं और कम से कम आप लोगों को भी इस तरीके की टीका टिप्पणियों से थोड़ा सा परहेज कर लेना चाहिए। बाकी पॉलिटिकल मेहमान है, थोड़ा पॉलिटिक्स तो होगी। शुचि जी आपकी बात अधूरी रह गई थी। हाँ जी, 45 मिनट हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि बिना अवरोध के मुझे 2 मिनट मिले। जी जी बिल्कुल ठीक है। पहले इंस्टेंस में एक बात आई थी कि सुषमा स्वराज जी और स्मृति ईरानी जी तो वो संघ से नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं। संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसांगिक संगठन राष्ट्रीय सेविका समिति है जिसको 1936 में बनाया गया था। तो बात करते हैं लक्ष्मीबाई केटकर की, सरस्वती आप्टे की, उषा ताई की, प्रमिला ताई की, वी शांता कुमारी, तो शांता अक्का या अब तक भी कितनी महिलाएं हैं। मैं एक का नाम जानना चाहूंगी जो नीति निर्धारण या पॉलिसी मेकिंग में संघ के ओर से क्या सेविकाएं सिर्फ सेवा करने के लिए हैं? क्या पुरुषवादी मानसिकता को भारतवर्ष पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा रहा? नारी सम्मानित है और पुरुष जिसको परम सत्ता ने शक्ति स्वीकार किया उसे किसी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रसव की स्थिति सिर्फ परमात्मा ने स्त्री को प्रदान की है तो उसे सशक्त साबित करने का सामर्थ्य किसी भी पुरुष या पुरुषवादी मानसिकता वर्चस्व या सत्ता में नहीं है। लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल बयानबाजी किसी भी प्रकार करे, लेकिन वो इस हिडन एजेंडा, इस फॉसिस्ट मानसिकता को आधी आबादी पर इम्पोज कर रहा है और इस या इस पैट्रियार्की के खिलाफ। तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ और पूछना भी, कोई भी एक वो नेत्री जिसने इतने बड़े संगठन के इतने बड़े कार्यकाल के स्पष्ट राजनीति में वो हो, इसका मैं उदाहरण जरूर लेना चाहूंगी। और आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने तमाम उदाहरण, मैं आपको इस बात के लिए मतलब आमंत्रित करती हूं कि आप इनको रिटन फॉर्म में हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ या पीएमओ को भेजें, क्योंकि मन की बात करना, पोल कपोल कल्पनाएं करना और धरातल पर उन्हें लागू करना। हम भूल नहीं सकते कि कानपुर के शेल्टर होम में जब कोरोना के लिए जांचें हुई तो कितनी महिलाएं गर्भवती थी और तब मुंह से ना तो श्रीमती ईरानी की आवाज निकलती है, ना श्रीमती सीतारमन के, ना मेनका गांधी जी के और ना मीनाक्षी लेखी जी के। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर रैशनल और रेडिकल अप्रोच होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत बात की कि मैं उस महिला जिन्होंने ये बयान दिया उनको मैं मतलब आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने स्वयं इसका खंडन किया, क्योंकि इसकी जगह अगर कोई और होता जो बताता कि फटी हुई जीन्स का क्या है या कोरोना एक प्राणी है या एनीवन, तो शायद वो खंडन भी नहीं करता। तो मैं उनकी सौहार्दता का और उनके जेन्युइनिटी का और उनके मतलब व्हाटएवर शी एक्सप्लेन्ड, आई एब्सोल्युटली एडमायर एंड आई एब्सोल्युटली अप्रिशिएट हर थॉट। बट
but we need to change it on the grassroots level. It is not something which we need to discuss. सिर्फ हम स्टेटमेंट्स को फ्लो ऑन करते रहे। अरे आप 7 वर्ष से केंद्र में हैं, आप प्रदेश में आपका कार्यकाल पूरा होने की कगार पर है और आपने क्या किया है? आपने कितनी महिलाओं को सशक्त किया है? और मैं खुद आपको उत्तर प्रदेश के इतने उदाहरण गिना दूंगी कि कोई सवाल ही। तो हम उस सोच के खिलाफ होना चाहिए जो आधी आबादी को पीछे रखते हैं। उनको लगता है कि नहीं, चाहे महिलाएं राजनीति में हो, सामाजिक कार्यकर्ताओं में हो, वो सिर्फ इसीलिए है कि जब आपको माला पहनाना है, टीका लगाना है, आरती उतारना है तो महिलाएं हैं, और जब आपको चुनकर पावर में भेजना है तो फिर महिलाओं का दूर तक अता पता नहीं। इट शुड बी वेरी क्लियर। माय पॉइंट ऑफ व्यू इज ओवर। ठीक है, शबनम जी। देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज कि ये डिस्क्रिमिनेशन की टीका लगाना, रोटी बनाना अगर महिलाएं कर रही हैं तो उसको आप डाउनग्रेड करके बोलें, इसको भी मैं सम्मान नहीं देती हूँ। क्योंकि महिलाएं अगर रोटी बनाना जानती हैं तो कंप्यूटर चलाना भी जानती हैं, हवाई जहाज चलाना भी जानती हैं और स्पेस तक भी जाती हैं। अगर आप बार बार किसी पार्टी विशेष पे लांछन लगाना चाहती हैं तो मैं जानना चाहती हूँ सोनिया गांधी जी ने आप तक कितनी महिलाओं को सशक्त करा, कितनी महिलाओं को मिनिस्ट्री दिया? 7 साल की सरकार पे बार बार लांछन लगाना, आरोप लगाना, नकारात्मक राजनीति करना कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है। लेकिन लंबे समय के अंतराल में सरकार में रहने के बावजूद बताइए कौन कौन सी मिनिस्ट्री दिया? क्या कभी विदेश मंत्री इंडिपेंडेंट बनी महिला? क्या कभी एजुकेशन मिनिस्टर महिला बनी? क्या कभी फॉरेन मिनिस्टर महिला बनी? कभी नहीं बनी। लगातार केवल एक परिवार की महिला को सशक्त किया गया, भले वो ग्राउंड से कोसों दूर रहे, लेकिन उनको महिमा मंडित किया गया और उनको महिमा मंडित करने के लिए पूरी पार्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता से बेहतर है कि जहां स्वच्छंद रूप से राजनीति करते हुए एक कार्यकर्ता महिला भी ऊपर तक जा सके, सशक्त हो सके, उसके कार्य की को सम्मान दिया जा सके। और अगर वो टीका लगाती है तो मैं उसका भी सम्मान करती हूँ, वो स्पेस पे जाती है तो उसका भी सम्मान करती हूँ। महिलाओं के काम को समतल तौलना ही कहीं ना कहीं महिलाओं को हमेशा समाज में नहीं, ये बहुत बड़ी बात आपने कही शबनम जी। ठीक है, जिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जिया मंजरी जी। चलिए जिया जी, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है शायद आपकी फोन लाइन में कुछ दिक्कत हो गई है। बहुत जल्दी से शुचि जी आप जवाब देना चाह रही थी शबनम जी की बात का। मैं हेलो, सरोजनी नायडू से लेके विजय लक्ष्मी पंडित तक और आज तक जितना अभी, चाहे आप निर्भया फंड का उदाहरण लें, है ना, चाहे डेली वेजेस का उदाहरण लें, चाहे हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का लें, चाहे डाउरी एक्ट का लें, तो आधी आबादी को सबल करने के लिए जितने भी कानून बनाए गए हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ही बनाए गए हैं। और कांग्रेस ने जिन महिलाओं को सशक्त किया, जब तक स्वयं इस दिशा में सवाल करें तो ये थोड़ा सा चिंताप्रद है। ठीक है, चलिए जिया जी हमारे साथ। कहने का मतलब कमतर करना नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्हें उनकी डिजायर्ड लोकेशन, उनकी डिजायर्ड पोजीशन, उनकी कॉम्पिटेंसी, उनकी स्किल, उनकी एबिलिटी की बेसिस पर उन्हें मिलनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि उन्हें, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी की बात तो होती है, मगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना हम सब लोगों को हर स्तर पर करना पड़ता है। तो चलिए ठीक है, आपकी बात का आशय समझ में आ गया। जिया जी। श्रुति जी, मैं आशा करूंगी कि आपके समाजवादी में होने से उसमें परिवर्तन है। उस समाजवादी पार्टी में जिसमें 2014 11 अप्रैल को फांसी की सजा को अपोज करते हुए माननीय मुलायम सिंह जी ने आपके ही समाजवादी पार्टी से नहीं हूं, आई क्लैरिफाई। जिया जी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। शुचि जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। As you were, telling this laptops has been given by UP government. So जो कुछ अच्छा है उसे प्रमोट करना चाहिए। वो एक अच्छा कदम था, इसलिए मैंने उसको उदाहरण दिया। देखिए, ऐसे नेताओं को भी आप शिक्षा दीजिए जो कि फांसी की सजा का अपोज करते हैं, जबकि बात की जाती है कि फांसी की सजा होनी चाहिए रेप के लिए, तो वो बोलते हैं कि नहीं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आखिर हमारे यहाँ सेंटेंस टू डेथ क्यों नहीं हुआ अब तक रेप करने पर? क्या हम महिलाएं इस पे कभी बात करेंगे? आप जैसी महिलाएं, मेरे जैसी महिलाएं, शबनम जी जैसी महिलाएं, हम क्या इस पे काम करेंगे कभी? क्यों नहीं हो रहा है इस पे काम? हम निर्भया केस के लिए बार बार बोलते हैं, किंतु निर्भया के लिए हमने आज तक क्या किया? क्या हम खड़े होकर के बोलते हैं कि भाई को पायलट की नौकरी श्रीमान राहुल गांधी जी ने कराई?
उसके परिवार की पूरी मदद की कांग्रेस पार्टी ने, निर्भया फंड का निर्माण किया। और अगर आप पता करेंगे तो श्रीमती ईरानी नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जैसे सशक्त महिलाओं को और सशक्त होकर के आवाज उठाने की भी जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर आप सब लोग एक मंच पर एक साथ पॉलिटिकली थोड़ा सा ऊपर उठ करके अगर आप लोग सोचेंगे तो निश्चित तौर पर ये होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि बयान किसी भी कंटेक्स्ट में दिए गए हों, लेकिन मीना कुमारी जी ने आज बैठ करके इंडिया न्यूज के माध्यम से इस बात को कहा कि अगर किसी को उनके बयान से कोई आहत हुई है तो उस बयान पर वो खेद प्रकट करती हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके के बयानों से दूरी बनाई जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।